हेलो गाइस, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे थ्योरी ऑफ मशीन के क्वेश्चन नंबर 251 से 265 तक। सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 251। 251 में पूछा है इंटरमीडिएट गियर्स आर यूज्ड फॉर। तो इंटरमीडिएट गियर किसके लिए यूज किए जाते हैं वो पूछा गया है। इंटरमीडिएट गियर जो होते हैं उनको हम आइडलर गियर भी बोलते हैं फ्रेंड्स। तो वही पूछा गया है कि इनका यूज कहाँ पे किया जाता है। ठीक है, तो देख लेते हैं। आइडलर व्हील और इंटरमीडिएट गियर। अन आइडलर गियर is a gear wheel that is inserted between two or more other gear wheels। दो या दो से अधिक गियर व्हील्स के बीच में इसको इंसर्ट किया जाता है। उसका यूज किस लिए होता है? an idler wheel is a wheel which serves only to transmit rotation from one shaft to another shaft in application where it is undesirable to connect them directly। जब दो शाफ्ट को डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर सकते हैं तो अपन किसके द्वारा कनेक्ट करते हैं? आइडलर व्हील या इंटरमीडिएट गियर के द्वारा अपन उसको कनेक्ट करते हैं, जिससे क्या होता है मोशन को ट्रांसमिट करता है फ्रॉम वन शाफ्ट टू अनदर शाफ्ट। ठीक है, द पर्पज ऑफ आइडलर गियर कैन बी टू फोल्ड। दो प्रकार से हो सकता है। एक फर्स्टली क्या है, द आइडलर गियर विल चेंज द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ द आउटपुट शाफ्ट। आउटपुट शाफ्ट की डायरेक्शन को, रोटेशन की जो डायरेक्शन है उसको चेंज कर सकता है। दूसरा क्या है, एन आइडलर गियर कैन असिस्ट टू रिड्यूस द साइज ऑफ द इनपुट एंड आउटपुट गियर। आइडलर गियर क्या कर सकता है? इनपुट और आउटपुट गियर के साइज को भी रिड्यूस कर सकता है, उसको असिस्ट करने के लिए रिड्यूस कर सकता है वाइल मेंटेनिंग द स्पेसिंग बिटवीन द शाफ्ट। दोनों शाफ्ट के बीच में स्पेस को मेंटेन करने के लिए। ठीक है फ्रेंड, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा देखते हैं। ऑब्टेनिंग रोटेशन इन डिजायर्ड डायरेक्शन, सही है। रिड्यूसिंग द साइज ऑफ द इंडिविजुअल गियर, गियर के साइज को भी रिड्यूस कर सकता है, ये भी सही है। ब्रिजिंग द गैप बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट व्हील ऑफ द ट्रेन, तो गैप को भी क्या करता है, ये बना के रखता है। ड्राइविंग ऑक्सिलरी इंसिडेंटल टू द मेन ड्राइव, ऑप्शन नंबर ई क्या हो जाएगा इसका? करेक्ट हो जाएगा। ऊपर के जो ऑप्शंस हैं उनमें से कोई भी हो सकता है, एनी ऑफ द एबव। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन एन इन्वॉल्यूट गियर द नॉर्मल टू द इन्वॉल्यूट इज द टेंजेंट टू द। तो ये इन्वॉल्यूट गियर में हमारा क्या होता है, अपन देख चुके हैं लास्ट लेक्चर में। तो उसमें क्या होता है, ये हमारा बेस सर्कल रहता है। ठीक है, यहाँ पे अगर टेंजेंट खींचते हैं तो यहाँ से ये इन्वॉल्यूट प्रोफाइल इस तरीके से बनती है। तो इस पर अपन टेंजेंट खींचे हैं, तो ये जो टेंजेंट खींचे अपन ने और जो पॉइंट मिलते हैं, ठीक है, ये पॉइंट मिला है यहाँ पे, ये पॉइंट मिला है यहाँ पे, ये पॉइंट मिला है, ये पॉइंट मिला है, A1 A2 A3 ऐसे दे सकते हैं। तो ये जो टेंजेंट है वो क्या कहलाते हैं? इन्वॉल्यूट के ऊपर नॉर्मल कहलाते हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर डालते हैं उसके ऊपर, उसको नॉर्मल कहते हैं। तो ये किसके ऊपर रहता है? बेस सर्कल। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 253। गियर्स आर कंसीडर्ड टू बी मीडियम वेलोसिटी टाइप इफ देयर पेरिफेरल वेलोसिटी लाइज इन द रेंज ऑफ। पेरिफेरल वेलोसिटी क्या होती है फ्रेंड्स, वो देखते हैं पहले। तो मैक्सिमम ऑपरेटिंग स्पीड, पेरिफेरल वेलोसिटी इज द स्पीड दैट ए पॉइंट इन द सर्कमफेरेंस मूव्स पर सेकेंड। जो सर्कमफेरेंस पर कोई पॉइंट है वो क्या करता है, एक सेकंड में कितना मूव कर रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं? पेरिफेरल वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, मैक्सिमम ऑपरेटिंग स्पीड इज द हाईएस्ट पेरिफेरल वेलोसिटी फॉर एंश्योरिंग सेफ ऑपरेशन इन नो सर्कमफेरेंस शुड बी स्पीड बी एक्सीडेड। तो मैक्सिमम ऑपरेटिंग स्पीड वो स्पीड होती है, वो हाईएस्ट पेरिफेरल वेलोसिटी होती है जो क्या करती है? एंश्योर करती है सेफ ऑपरेशन को। ठीक है, सेफ ऑपरेशन के लिए हमें मैक्सिमम ऑपरेटिंग स्पीड की आवश्यकता होती है। किसी भी कंडीशन में उस स्पीड से मैक्सिमम नहीं हो सकती, उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकती है। तो अकॉर्डिंग टू द पेरिफेरल वेलोसिटी, पेरिफेरल वेलोसिटी के अकॉर्डिंग क्या होता है, गियर्स होते हैं वो क्लासीफाई कैसे होते हैं? लो वेलोसिटी टाइप में क्या होते हैं? इफ पेरिफेरल वेलोसिटी इज लाइज विद इन द रेंज ऑफ 1 to 3 मीटर पर सेकेंड। मीडियम वेलोसिटी टाइप कौन से होते हैं? पेरिफेरल वेलोसिटी लाइज इन द रेंज ऑफ 3 to 15 मीटर पर सेकेंड। और हाई वेलोसिटी किस में आती है? मोर देन 15 मीटर पर सेकेंड। तो 1 से 3 मीटर पर सेकेंड किस में आती है? लो वेलोसिटी में, मीडियम में 3 to 15 और मैक्सिमम 15 मीटर पर सेकेंड से ज़्यादा हो तो हाई वेलोसिटी टाइप कहलाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट 254। द सरफेस ऑफ ए गियर टूथ बिलो द पिच सरफेस इज कॉल्ड। पिच सरफेस, पिच सरफेस के नीचे जो गियर टूथ है उसकी सरफेस को अपन क्या कहते हैं वो पूछा गया है। तो देख लेते हैं इसमें अपन देख चुके ये हमारा पिच सर्कल है, ये डिडेंडम है। ठीक है, तो टॉप लैंड जो है, ये ऊपर टॉप लैंड है हमारी, ये वाली जो सरफेस है ये टॉप लैंड है। तो इट इज़ द सरफेस ऑफ द टॉप ऑफ द टूथ।
टूथ की टॉप सरफेस जो होती है उसको अपन टॉप लैंड कहते हैं, ठीक है। और बॉटम लैंड क्या आती है, ये नीचे वाली सरफेस। तो बॉटम लैंड द सरफेस ऑफ द बॉटम ऑफ द टूथ बिटवीन द एडजेसेंट प्लेट, ये क्या है, दोनों प्लेट हैं, ये प्लेट हो गया और ये दोनों प्लेट के बीच में जो एडजेसेंट लेंथ है, ये वाली जो लेंथ है वो हमारी क्या कहलाती है, बॉटम लैंड कहलाती है। ये यहाँ पे इस तरीके से ये हमारी क्या कहलाती है, बॉटम लैंड हो गई, ठीक है। तो फेस टूथ द सरफेस बिटवीन द पिच सर्कल एंड द टॉप लैंड, फेस टूथ क्या रहती है, ये वाली, टॉप लैंड ये होगी, टॉप लैंड और ये पिच सर्कल है, पिच सर्कल से अपन ने यहाँ पे परपेंडिकुलर खींचा, तो यहाँ इन दोनों के बीच की जो लेंथ रहती है वो क्या कहलाती है, फेस टूथ कहलाती है। और फ्लैंक कहलाता है टूथ सरफेस बिटवीन द पिच सर्कल एंड द बॉटम लैंड, ये बॉटम लैंड होगी, ठीक है। बॉटम लैंड और पिच सर्कल के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो हमारी क्या है, फ्लैंक कहलाती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसमें पूछ रहा है कि जो सरफेस ऑफ द गियर टूथ बिलो द पिच, तो पिच सरफेस के बीच में और गियर टूथ के बीच में कौन सी डिस्टेंस होती है वो कहलाती है हमारी फ्लैंक। यहाँ पर गियर टूथ मतलब बॉटम लैंड की बात कर रहा है और पिच सर्कल से डिस्टेंस कितनी होगी, फ्लैंक। अब देखते हैं नेक्स्ट, विच इज करेक्ट, इसमें पूछा गया कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। ये हमारा किसकी बात कर रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पे बात कर रहा है वो इन्वॉल्यूट फंक्शन की बात कर रहा है। तो इन्वॉल्यूट फंक्शन क्या होता है हमारा, द सर्कल इन्वॉल्यूट फंक्शन यूज्ड टू मैथमेटिकली डिस्क्राइब द फ्लैंक ऑफ द गियर टूथ, जो गियर टूथ का फ्लैंक रहता है उसको डिस्क्राइब करने के लिए अपन इन्वॉल्यूट फंक्शन का यूज करते हैं, जिसका फॉर्मूला रहता है x इक्वल टू इन्वॉल्यूट u इक्वल टू tan u माइनस में u, यहाँ पे फाई भी रख सकते हैं, इन्वॉल्यूट फाई इक्वल टू tan फाई माइनस में tan फाई। तो ये u क्या है हमारा, यहाँ पे प्रेशर एंगल है, और जो x है वो क्या है हमारा, पोलर एंगल है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे u की जगह फाई भी ले सकते हैं, फाई क्या है, प्रेशर एंगल हो जाएगा और ये पोलर एंगल होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, इन्वॉल्यूट फंक्शन कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट है, इन्वॉल्यूट फंक्शन याद रख लेना फ्रेंड्स। अब देखते हैं नेक्स्ट, द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ ए हेलिकल गियर इज आइडेंटिकल टू, जो ट्रांसवर्स सेक्शन होता है गियर का वो किसके आइडेंटिकल होता है, वो होता है हमारा स्पर गियर के। तो क्योंकि हेलिकल गियर भी हमारा क्या एक स्पर गियर कहलाता है। तो इन हेलिकल गियर द टीथ आर कर्व्ड ईच बीइंग हेलिकल इन शेप, टू मैटिंग गियर्स हैव द सेम हेलिकल बट हैव द टीथ ऑफ अपोजिट हैंड। तो इस तरीके से हमारा क्या रहता है, ये हेलिकल गियर कहलाता है। या इसमें क्या होते हैं, जो टीथ होते हैं वो कैसे रहते हैं, इंक्लाइंड रहते हैं, और जो स्पर गियर है, स्पर गियर में ये टीथ हमारे क्या रहते हैं, स्ट्रेट टीथ रहते हैं, स्ट्रेट टीथ रहते हैं, तो उसको स्पर गियर कह देते हैं। और ये हेलिकल हो जाते हैं तो इसको हेलिकल गियर कह देते हैं, क्योंकि ये एक एंगल पर रहते हैं। तो जब दोनों गियर क्या करेंगे, मैट करेंगे, एक दूसरे के साथ मैचिंग में आएंगे, तो दोनों क्या होते हैं, अपोजिट रहते हैं, लेकिन दोनों का एंगल क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो एट द बिगिनिंग ऑफ द एंगेजमेंट कॉन्टैक्ट अकर्स ओनली एट द पॉइंट ऑफ लीडिंग एज ऑफ द कर्व्ड टीथ, कर्व्ड टीथ की जो लीडिंग एज रहती है उस पर पॉइंट, उसमें एक पॉइंट पर क्या रहता है, कॉन्टैक्ट होता है। फिर क्या होता है, उस कॉन्टैक्ट होने के बाद एज द गियर रोटेट, जैसे गियर रोटेट करते हैं तो कॉन्टैक्ट एक्सीड अलोंग द डायगोनल लाइन अक्रॉस द टीथ, और जो कॉन्टैक्ट है फिर क्या करता है, डायगोनल लाइन के अलोंग बढ़ने लगता है, एक्सीड करने लगता है। तो दस द लोड एप्लीकेशन इज ग्रेजुअल विच रिजल्ट्स इन लो इम्पैक्ट स्ट्रेसेस एंड रिड्यूसिंग इन नॉइस। तो जैसे ही लोड लगता है इसके ऊपर, ग्रेजुअल लोड लगता है, तो इसके कारण क्या होता है, इम्पैक्ट स्ट्रेस जनरेट होती हैं और रिड्यूक्शन इन नॉइस, और नॉइस में भी रिड्यूक्शन होता है। देयरफॉर द हेलिकल गियर कैन बी यूज्ड एट अ हायर वेलोसिटी देन द स्पर गियर, इसलिए हेलिकल गियर का यूज अपन कहाँ कर सकते हैं, हाई वेलोसिटीज़ में भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये इसकी जो कैपेसिटी होती है वो क्या होती है, ग्रेटर लोड कैरिंग कैपेसिटी होती है। तो ये किसके क्या होते हैं, स्पर गियर हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 257, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ गियरिंग, लॉ ऑफ गियरिंग के अकॉर्डिंग क्या होता है, लॉ ऑफ गियरिंग क्या होता है फ्रेंड्स वो देखते हैं पहले। तो लॉ ऑफ गियरिंग में अगर ये दो बॉडीज़ हैं, दो गियर ले सकते हैं, एक पॉइंट पर कांटेक्ट हो रहा है, यहाँ पर क्यू पॉइंट पर कांटेक्ट हो रहा है, तो वहाँ से अपन एक कॉमन नॉर्मल डाला है, ये कॉमन नॉर्मल है, ठीक है। और यहाँ से इस पॉइंट से अपन ने यहाँ पे एक पॉइंट लिया है O1 और यहाँ पे एक पॉइंट लिया O2 है,
ठीक है, ये दोनों हैं। और इसकी जो वेलोसिटी रहेगी, फर्स्ट वाले गियर की जो वेलोसिटी रहेगी v1 वेलोसिटी है, और सेकंड वाले गियर की जो वेलोसिटी है v2 है। ठीक है, तो जो एंगल बनेंगे, एंगल क्या है हमारा, जो अल्फ़ा जो एंगल है, ये वेलोसिटी का एंगल है, वो कहाँ से, ये कॉमन नॉर्मल से हमारा एंगल है इस वेलोसिटी का। और ये बीटा जो एंगल है वो हमारा क्या है, कॉमन नॉर्मल से इस वेलोसिटी के बीच का एंगल है, ये बीटा हो गया। ठीक है, और यहाँ से अगर इस टेंजेंट, ये कॉमन नॉर्मल से अपन ने अगर इसमें नॉर्मल डालें, वर्टिकल लाइन खींचें, तो ये O2 पॉइंट पर मिलती है, तो ये वाला जो एंगल हो जाएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, बीटा एंगल कहलाएगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे डालेंगे अपन, ये O1 से एक पॉइंट, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डालेंगे, तो ये क्या होगा, M पे मीट कर रहा है, तो ये वाला जो इधर वाला जो एंगल है वो क्या है, हमारा अल्फ़ा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, O2 इंटू में ये रेडियस इंटू ओमेगा इंटू आर होता है वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी, तो ओमेगा इंटू आर हो जाएगा। आर क्या हो जाएगा इसके लिए, V2 के लिए, सेकंड वाले के लिए आर क्या हो जाएगा यहाँ पे, O2 इंटू में Q, ये रेडियस हो जाएगी, O2 इंटू में Q, इसके लिए ओमेगा 2, और 1 के लिए अगर देखेंगे तो ओमेगा O1 इंटू में Q, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, O1 इंटू में Q इंटू में ओमेगा 1। ठीक है, इस तरीके से अगर ये वेलोसिटी हैं, इसके क्या करें अपन, कंपोनेंट करें, तो इस जो नॉर्मल के अलोंग जो कंपोनेंट आएगा, इसका v1 वेलोसिटी का जो कंपोनेंट आएगा वो क्या आएगा, v1 कॉस अल्फ़ा, और इस सेकंड v2 वेलोसिटी का जो आएगा इसके अलोंग कंपोनेंट वो क्या आएगा, v2 कॉस बीटा। तो ये v1 कॉस, प्रॉपर कॉन्टैक्ट के लिए क्या होना चाहिए, v1 कॉस अल्फ़ा इक्वल टू v2 कॉस बीटा होना चाहिए। तो यहाँ से अपन v1 की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, ये v1 की वैल्यू O1 इंटू Q इंटू में W1, ये वैल्यू पुट कर दी है, और ये O2m अपॉन में O1 Q। ठीक है, कॉस अल्फ़ा है, तो कॉस क्या होता है हमारा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। ठीक है, तो इसके अंदर अगर देखें बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होगा, ये वाला लिया है अपन ने, यहाँ से ये और ये परपेंडिकुलर डला है, और यहाँ से ये इस तरीके ये वाला डायग्राम बनाया। तो यहाँ से अपन अगर इसको मिलाएंगे तो ये अल्फ़ा है, और इसको मिला देंगे तो ये क्या हो जाएगा, O2 हो जाएगा। तो यहाँ से निकाल के देखते हैं, कॉस अल्फ़ा क्या होगा हमारा, O1m, ये बेस हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, O1m अपॉन में O1q, ये वाला हाइपोटेनस हो जाएगा, क्योंकि ये एंगल है और इसके सामने क्या हो गया, परपेंडिकुलर, ये बेस हो जाएगा। ठीक है, तो O1m अपॉन में O1q, ऐसे इधर निकालेंगे, इसमें कॉस बीटा इक्वल टू निकालेंगे, तो इसमें परपेंडिकुलर ये हो जाएगा सामने, और हाइपोटेनस ये O2n हो जाएगा, यहाँ पे O2n अपॉन में O2q। ठीक है, यहाँ पे ये हो जाएगा O2n अपॉन में O2q, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, दोनों क्या हैं, सेम है, दोनों इक्वल हैं, O1q इक्वल टू है O2q के, तो ये दोनों इक्वल हैं, तो ये कैंसिल हो गए। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी का रेशियो जो आ रहा है ओमेगा 1 अपॉन में ओमेगा 2 इक्वल टू आ रहा है O2n अपॉन में O1m। ऐसे ही इसमें ये किसके बराबर है, O2n इक्वल टू O2p के बराबर है, O2n इक्वल टू O2p के बराबर है, और ये O1m इक्वल टू O1p के बराबर है, ये O1m इक्वल टू O1p के बराबर है, तो ये दोनों रेशियो हो गए। ऐसे ही Pn इक्वल टू Pn अपॉन में Pm हो जाएगा, तो ये दोनों रेशियो क्या है, कांस्टेंट है किसी भी पॉइंट के लिए। तो जो लॉ ऑफ गियरिंग रहता है वो क्या कहता है, लाइन ऑफ एक्शन शुड ऑलवेज पास थ्रू द फिक्स्ड पॉइंट P, जो P हमारा ये पॉइंट था, फिक्स्ड पॉइंट से पास होना चाहिए, जो लाइन ऑफ एक्शन है जिसको अपन पिच पॉइंट बोलते हैं, ऑन द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द मैटिंग गियर, जो लाइन क्या करती है, ज्वाइन करती है सेंटर ऑफ द मैटिंग गियर के सेंटर से ज्वाइन करती हुई जाती है। इसलिए जो लाइन ऑफ एक्शन है वो हमारा कहाँ से पास करना चाहिए, पिच पॉइंट से पास करना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा लॉ ऑफ गियरिंग कहलाता है। तो देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है, टीथ शुड बी इन्वॉल्यूट टाइप, ये कोई कंडीशन नहीं रहती है लॉ ऑफ गियरिंग की। इनमें लाइन ऑफ एक्शन हमारा कहाँ से पास करना चाहिए, पिच पॉइंट से पास करना चाहिए। ठीक है, और जो हमारी लाइन ऑफ जॉइनिंग है वो सेंटर ऑफ मैटिंग गियर होनी चाहिए। तो ये वाली कंडीशन है लॉ ऑफ गियरिंग की, तो इनमें से कोई नहीं है, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। अब देखते हैं नेक्स्ट, बेवल गियर्स आर यूज टू ट्रांसमिट रोटरी मोशन बिटवीन टू शाफ्ट हुज एक्सेस आर। तो बेवल गियर के लिए यूज किए जाते हैं हमारे
इंटरसेक्टिंग शाफ्ट के लिए 90 डिग्री के लिए ये इंटरसेक्टिंग शाफ्ट ऐसे हैं, तो उसके लिए अपन किसका यूज़ करते हैं, बेवल गियर का। ठीक है, देखते हैं बेवल गियर क्या होते हैं। काइनेमेटिकली द मोशन बिटवीन टू इंटरसेक्टिंग शाफ्ट इज इक्विवेलेंट टू द रोलिंग ऑफ टू कोन्स। जो इंटरसेक्टिंग शाफ्ट है उनके बीच में कोई मोशन है वो किसके बराबर हो सकती है, रोलिंग ऑफ द टू कोन्स। ये दो कोन है वो रोल कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, इसकी मोशन के बराबर इंटरसेक्टिंग शाफ्ट के बीच की मोशन हो सकती है। ठीक है, तो एज्यूमिंग नो स्लिपिंग, अगर उनके बीच में कोई स्लिपिंग नहीं हो रही है तो द गियर इन जनरल आर नॉन एज अ बेवल गियर। तो इस प्रकार के जो गियर होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, बेवल गियर कहते हैं। ठीक है, इंटरसेक्टिंग शाफ्ट के लिए अपन किसका यूज़ करते हैं, बेवल गियर के लिए। तो व्हेन द टीथ फॉर्म्ड ऑन द कोन्स आर स्ट्रेट, जब टीथ हैं वो स्ट्रेट हैं तो उसको क्या कहेंगे, गियर आर नॉन एज स्ट्रेट बेवल गियर। और व्हेन इंक्लाइंड दे आर नॉन एज स्पायरल और हेलिकल बेवल गियर। अगर ये टीथ क्या हो जाएंगे, इंक्लाइन हो जाएंगे तो उनको क्या कहेंगे, हेलिकल और स्पायरल गियर। तो स्ट्रेट बेवल गियर्स में क्या होता है, द टीथ आर स्ट्रेट रेडियल टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द शाफ्ट एक्सिस एंड वेरी इन क्रॉस सेक्शन थ्रू आउट देयर लेंथ। क्रॉस सेक्शन के अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं, वेरी करते रहते हैं। यूजुअली दे आर यूज टू कनेक्ट शाफ्ट एट राइट एंगल्स विच रन एट लो स्पीड्स। इनका यूज यूजुअली किस लिए किया जाता है, जो शाफ्ट राइट एंगल पर 90 डिग्री पर मीट करते हैं उनके लिए यूज किया जाता है। तो द गियर ऑफ द सेम साइज एंड कनेक्टिंग टू शाफ्ट एट राइट एंगल्स टू ईच अदर आर नॉन एज मीटर गियर। तो जो शाफ्ट 90 डिग्री पर मीट करते हैं और सेम साइज के हैं उनको कनेक्ट किया जा रहा है तो उस प्रकार के गियर को अपन क्या कहते हैं, मीटर गियर कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इंटरसेक्टिंग शाफ्ट के लिए यूज किए जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पैरेलल, नॉन इंटरसेक्टिंग, नॉन कोप्लेनर, ऑप्शन नंबर ई। इसका भी ई हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट गियर। गियर के बारे में जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है वो पूछा गया है। पिच सर्कल इज ऑलवेज बिगर देन द बेस सर्कल। तो ये सही है, पिच सर्कल ऑलवेज बिगर देन द बेस सर्कल। ये हमारा बेस सर्कल रहता है, इसके नीचे डिडेंडम के नीचे बेस सर्कल, और पिच सर्कल हमारा ये रहता है। तो पिच सर्कल हमेशा क्या रहता है, बड़ा रहता है। सही है। एंगुलर वेलोसिटी रेशियो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द बेस सर्कल फ्रॉम विच द इन्वॉल्यूट इज जनरेटेड। तो एंगुलर वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस के। ठीक है, कैसे होता है, ये हमारी एंगुलर वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द फॉलोअर अपॉन में एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द ड्राइवर। तो ये ओमेगा 2 अपन में ओमेगा 1, यहाँ पे n2 अपन में ये RPM में स्पीड हो जाएगी, और ये डायमीटर के रेशियो में रहता है। ओमेगा 2 अपन में ओमेगा 1 इक्वल टू किसके बराबर रहता है, d1 अपन d2 के। और ये क्या है, d1 अपन d2 मतलब रेडियस हो गई। तो यहाँ पे अपन इस तरीके से भी देखते हैं, v इक्वल टू क्या होता है, r इंटू ओमेगा। यहाँ से भी अपन देख सकते हैं ओमेगा 1 अपन में ओमेगा, अगर ये r इधर आ जाएगी ये v अपन r हो जाएगा। तो ओमेगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, 1 अपन r है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है रेडियस के। ठीक है, यहाँ से भी अपने को दिख रहा है ओमेगा 2 अपन में ओमेगा 1 इक्वल टू क्या है, d1 अपन d2, d1 क्या है रेडियस r1 हो जाएगा, r1 अपन में r2 हो जाएगा। ठीक है, ये भी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्या है, एडेंडम इज ग्रेटर देन डिडेंडम। तो एडेंडम और डिडेंडम भी अपन देख चुके हैं। एडेंडम क्या होता है, इट इज़ द सर्कल पासिंग थ्रू द टिप ऑफ द टीथ। तो एडेंडम क्या होता है, रेडियल हाइट ऑफ द टूथ एबव द पिच सर्कल। स्टैंडर्ड वैल्यू क्या होती है, 1 मॉड्यूल के बराबर रहती है। ये वाली डिस्टेंस होती है पिच सर्कल से यहाँ तक की, एडेंडम सर्कल तक की डिस्टेंस क्या होती है, ये एडेंडम कहलाती है। और इसके नीचे जो डिस्टेंस होती है वो डिडेंडम कहलाती है। तो डिडेंडम हमेशा क्या रहती है, एडेंडम से ज़्यादा रहती है। डिडेंडम की वैल्यू रहती है 1.157 और एडेंडम की वैल्यू रहती है 1 मॉड्यूल। ठीक है फ्रेंड्स, तो एडेंडम हमारा क्या रहता है, स्मॉल रहता है। डिडेंडम इज बिगर देन एडेंडम, ये हमारा क्या होगा, सही है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो सी करेक्ट हो जाएगा इसका। अब देखते हैं नेक्स्ट, इफ D and T the pitch circle diameter and number of teeth of a gear then its circular pitch P। सर्कुलर पिच क्या होती है हमारी फ्रेंड्स, ये अपन देख चुके हैं इसी में, पाई डी अपॉन में टी। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ फाई फ्रिक्शन एंगल एंड अल्फा इज द शाफ्ट एंगल देन मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ द स्पाइरल गियर इज। तो स्पाइरल गियर की मैक्सिमम एफिशिएंसी निकालनी है, क्या होगी देख लेते हैं।
spiral efficiency of spiral and helical gear. In spiral or cross helical gear, the sliding action between the surfaces act along the tangent to the pitch helix. जो स्पायरल होता है और क्रॉस हेलिकल गियर होता है उसमें स्लाइडिंग एक्शन जो होता है सरफेसेस के बीच में कहाँ होता है, अलोंग द टेंजेंट ऑफ द पिच हेलिक्स. पिच हेलिक्स के टेंजेंट के अलोंग होती है जो स्लाइडिंग होती है वो. ठीक है, स्लाइडिंग एक्शन. द फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू द म्यू एफ एन, और उसमें जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो म्यू एफ एन रहता है. ठीक है. एक्ट इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ स्लाइडिंग ऑफ द गियर सरफेस. वो कहाँ लगता है, अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, स्लाइडिंग सरफेस की अपोजिट डायरेक्शन में. तो इस प्रकार से ये दो गियर दिए गए हैं, फर्स्ट गियर है, ये सेकंड गियर है. ठीक है, इसके नंबर ऑफ टीथ T1 D1 है और इसके T2 D2 है. ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट केस में यहाँ पे फोर्स टेंजेंशियल फोर्स जो है Ft1 यहाँ पे लग रहा है. ठीक है, तो इसका ये डायग्राम बना हुआ है. फ्रिक्शन एंगल हो गया फाई. ठीक है, और ये साई1 एंगल ले लिया अपन ने. यहाँ पे ये क्या लग रहा है, Fn1 और ये F1 फोर्स लग रहा है. ठीक है, और यहाँ पे ये रिएक्शन फोर्स लग रहा है. तो इससे अपन Ft1 निकालते हैं. Ft1 क्या हो जाएगा, अगर इसको अपन ये वाला एंगल निकालते हैं, ये वाला इसको ट्रायंगल मान लेते हैं, तो यहाँ से क्या निकलेगा हमारा F1 cos थीटा क्या होता है, बेस अपन हाइपोटेनस. तो इसके लिए एंगल के सामने ये बेस हो जाएगा, एंगल के सामने क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर. तो इसके लिए बेस क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस. बेस ये हो जाएगा Ft1 और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा F1. ठीक है, तो यहाँ पे जो एंगल दिया है ये टोटल एंगल कितना था, साई है. तो ये वाला जो स्मॉल एंगल है वो क्या हो जाएगा, साई माइनस में फाई हो जाएगा. ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वाले ट्रायंगल में अपन ने निकाला है. तो ये Ft1 की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, F1 cos साई1 इंटू में फाई. ऐसे इसके लिए अपन बनाएंगे, ये यहाँ पे लग रहा है Ft2, ये T2 फोर्स लग रहा है Ft2. ठीक है, तो जो Ft2 ये वाला लग रहा है इसके पैरेलल लिया अपन ने. तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा. जो फ्रिक्शन फोर्स है वो कहाँ लगेगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे लगेगा, और ये इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो इसका अपोजिट हमारा फ्रिक्शन फोर्स लग जाएगा. ठीक है, और ये जो एंगल है ये नॉर्मल रिएक्शन होगी, नॉर्मल रिएक्शन होगी. यहाँ पे फाई एंगल हो गया, ये फोर्स क्या हो गया F2. ठीक है, तो इसका अपन ने ये वेलोसिटी ट्रायंगल बनाया है. दोनों जब यहाँ पे मीट करेंगे, दोनों मैचिंग में आएंगे, तो उस समय वेलोसिटी V1 और V2 ये रहेगी, और ये साई1 साई2. ठीक है, देखते हैं Ft और Ft2 क्या है, टेंजेंशियल फोर्सेज हैं, और Fn ये क्या है, नॉर्मल फोर्सेज हैं, नॉर्मल रिएक्शन फोर्सेज हैं. फाई क्या है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन है यहाँ पे. ठीक है, और F1 F2 किसके बराबर है, F के बराबर है. तो जो Ft2 निकल के आएगा इसमें, Ft2 कितना आ रहा है, F2 cos फाई2. यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये टोटल एंगल लेंगे अपन, Ft2 निकालेंगे तो ये टोटल एंगल साई2 प्लस में फाई हो जाएगा, फाई प्लस साई2 हो जाएगा. ठीक है, और एंगल के सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर. तो जो बेस रहेगा हमारा, बेस ये हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस ये हो जाएगा F2. ठीक है, तो Ft2 भी हमारा इसी तरीके से निकला आ जाएगा, F2 इंटू कॉस साई2 प्लस में फाई. तो इसमें जो इनपुट रहेगा, इनपुट क्या होगा हमारा Ft1 इंटू में V1, आउटपुट क्या होगा ये सेकंड गियर पे Ft2 इंटू में V2. ठीक है, तो एफिशिएंसी क्या होती है हमारी, आउटपुट अपॉन में इनपुट. तो आउटपुट क्या होगा, Ft2 अपॉन इंटू V2 अपॉन में Ft1 इंटू में V1. तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी अपन ने, F2 cos साई2 प्लस में फाई इंटू में V2, F1 cos साई2 माइनस फाई इंटू में V1. तो F1 F2 क्या है, बराबर है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे. ठीक है, अब V2 अपन में V1 निकालेंगे, तो V2 अपन V1 कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से निकाल लेंगे. ये यहाँ पे ये एंगल क्या होगा, साई1 होगा, ये वाला एंगल साई1 है और ये वाला साई2 है. तो इसमें एंगल निकालेंगे, तो एंगल के सामने परपेंडिकुलर वही कॉस से निकालेंगे. तो यहाँ से भी ये Vn दोनों के लिए सेम रहेगा. कॉस साई1 की वैल्यू निकालेंगे, कॉस साई1 निकाल लेंगे तो वो क्या आ जाएगा, दोनों का रेशियो निकालेंगे तो V2 अपन V1 आ जाएगा, कॉस साई2 अपन में कॉस साई1 अपन में कॉस साई2. ठीक है, तो ये वैल्यू अपन यहाँ पे पुट कर देंगे, कॉस साई1 अपन में कॉस साई2. तो ये वैल्यू पुट कर दी और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे दोनों साइड. तो ये क्या हो जाएगा, 2 साई1 इंटू में कॉस साई2 प्लस में फाई अपॉन में 2 कॉस साई2 इंटू में कॉस साई1 माइनस फाई. ठीक है, इसको आगे कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या होगा, 2 कॉस ए कॉस बी. 2 कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला जो रहता है वो रहता है हमारा
कॉस ए प्लस बी प्लस में कॉस ए माइनस बी। तो ये अपन ने वैल्यू पुट कर दी, कॉस ए प्लस बी, ये फॉर्मूला यूज़ किया है यहाँ पे, तो ये वैल्यू आ जाएगी। इसको अपन अगर आगे सॉल्व करते हैं तो ये जो साई 1 प्लस में साई 2 है, यहाँ पे साई 1 प्लस में साई 2 है, इसको क्या ले लिया, थीटा ले लिया है, तो थीटा प्लस फाई रख दिया, प्लस में कॉस साई 1 माइनस साई 2, ये यहाँ पे साई 1 माइनस साई 2 माइनस में फाई, और अपॉन में कॉस थीटा माइनस फाई प्लस में कॉस माइनस, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया है। ठीक है फ्रेंड्स, माइनस कॉमन लेके ये क्या हो जाएगा हमारा, साई 1 माइनस साई 2 माइनस में फाई। ठीक है, और कॉस अल्फ़ा इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे अगर देखें तो ये कॉस माइनस अल्फ़ा इक्वल टू कॉस अल्फ़ा के बराबर रहता है। तो उसी से अपन ने क्या हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, यहाँ पे कॉस थीटा माइनस फाई प्लस में कॉस साई 1 माइनस साई 2 माइनस में फाई। तो द एक्सप्रेशन विल बी मैक्सिमम इफ कॉमन टर्म इज मैक्सिमम। ये जो कॉमन टर्म है दोनों में, कॉस साई 1 साई 2 माइनस में फाई, ये दोनों में कॉमन है, तो कॉमन टर्म अगर मैक्सिमम है तो एक्सप्रेशन हमारा क्या होगा, मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम एफिशिएंसी हो जाएगी। तो यहाँ से अपन वैल्यू पर ये क्या होना चाहिए, हमारा मैक्सिमम होना चाहिए, मैक्सिमम होगा मतलब या तो इक्वल टू 1 होगा, तो ये इक्वल टू 0, कॉस 1 क्या होगा, कॉस 0 की वैल्यू रहती है, तो ये इक्वल टू 0 हो गया। तो यहाँ से अपन वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या आ रहा है, साई 1 की वैल्यू आ रही है साई 2 प्लस में फाई, तो ये साई 2 प्लस में फाई यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे अपन, साई 1 की जगह साई 2 प्लस में फाई, तो ये क्या हो जाएगा, पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस 0 हो जाएगा, ये भी नीचे कॉस 0 हो जाएगा। ठीक है, तो कॉस थीटा प्लस फाई प्लस में क्या हो जाएगा 1, और नीचे भी क्या हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस फाई प्लस में 1। तो मैक्सिमम एफिशिएंसी हमारी क्या आती है, कॉस थीटा प्लस में फाई प्लस में 1, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसका। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉ ऑफ गियरिंग इज सेटिस्फाइड। लॉ ऑफ गियरिंग अपन देख चुके हैं क्या होता है, कॉमन नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पास थ्रू द पिच पॉइंट, पिच पॉइंट से पास करना चाहिए कॉमन नॉर्मल, ऑन द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द रोटेशन। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका, करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ D1 एंड T1 बी द डायमीटर एंड नंबर ऑफ टीथ ऑफ द गियर 1, D2 एंड T2 द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ द अदर गियर मैश, देन स्पीड रेशियो N1 अपॉन में N2। तो ये अपन देख चुके हैं फ्रेंड्स अभी, N2 अपॉन N1 क्या आता है हमारा, N2 अपॉन में N1 आता है D1 अपॉन में D2। ठीक है, D1 अपॉन में D2, तो यहाँ पे N1 अपॉन N2 पूछा गया है, तो क्या हो जाएगा D2 अपॉन में D1, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट इन इन्वॉल्यूट गियर इज। पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट के बारे में पूछा गया है, तो पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है, ये फर्स्ट गियर है हमारा, ये फर्स्ट सर्कल है, फर्स्ट गियर, और ये सेकंड गियर है। जब दोनों मीट कर रहे हैं तो ये कॉमन पॉइंट जो है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, पी है, पी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये पी रहा। ठीक है, तो जहाँ तक इनका दोनों का कांटेक्ट जो बना रहता है, तो कांटेक्ट जो बना रहता है वो सी से डी तक बना रहता है, तो ये सी लाइन को हम क्या कहते हैं, पाथ ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, तो पाथ ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टू मैटिंग टीथ फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ एंगेजमेंट टू द एंड ऑफ द एंगेजमेंट इज नॉन एज द पाथ ऑफ कांटेक्ट, पाथ ऑफ कांटेक्ट लेंथ। ठीक है, तो जो पाथ ऑफ कांटेक्ट रहता है, जहाँ पे एंगेजमेंट स्टार्ट होता है दोनों का, जिस पॉइंट पे एंगेजमेंट स्टार्ट होता है, जहाँ पे मिलना शुरू करते हैं, और जहाँ पे डिसएंगेजमेंट होता है दोनों टीथ का, तो उतनी वहाँ तक की जो लेंथ होती है उसको हम क्या कहते हैं, पाथ ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। तो ये हमारी क्या रहती है, एक स्ट्रेट लाइन रहती है, इसमें इट इज़ सी डी इन फिगर में जो सी डी लाइन है वो हमारी क्या है, पाथ ऑफ कांटेक्ट है। द पिच पॉइंट पी इज ऑलवेज वन पॉइंट ऑन द पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट, इट कैन बी सब डिवाइडेड एज फॉलो। इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक होती है पाथ ऑफ अप्रोच, द पोर्शन ऑफ द पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द एंगेजमेंट टू द पिच पॉइंट, बिगिनिंग ऑफ एंगेजमेंट से पिच पॉइंट तक जो लेंथ रहती है वो हमारी क्या है, लेंथ सी पी है, सी पी, इसको क्या कहते हैं, पाथ ऑफ अप्रोच, और जो पी डी है उसको क्या कहते हैं, पाथ ऑफ रेसेज। ये कहाँ से, द पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट फ्रॉम द पिच पॉइंट टू द एंड ऑफ एंगेजमेंट, पिच पॉइंट से एंड ऑफ एंगेजमेंट तक की जो लेंथ रहती है उसको पाथ ऑफ रेसेज कहते हैं। तो ये क्या रहती है, एक स्ट्रेट लाइन रहती है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्टेंस मेजर्ड पैरेलल टू द एक्सेज टू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस एडवांस्ड बाय ईच टूथ पर रिवॉल्यूशन इज नॉन एज। ठीक है, डिस्टेंस मेजर्ड पैरेलल टू द एक्सेज, एक्सेज के पैरेलल जो डिस्टेंस मेजर की जाती है
रिप्रेजेंट द डिस्टेंस एडवांस, जो क्या इसको रिप्रेजेंट करती है, डिस्टेंस एडवांस को रिप्रेजेंट करती है। तो देखते हैं क्या होती है, ये लीड कहलाती है फ्रेंड्स। तो लीड इज द एक्सियल एडवांस ऑफ ए हेलिक्स गियर टूथ ड्यूरिंग वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन, वन कंप्लीट टर्न। एक कंप्लीट टर्न में जो एक्सियल एडवांसमेंट होता है हेलिक्स गियर के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं, लीड कहते हैं। टूथ है, ये हेलिक्स एंगल हो गया एक्सिस से। तो दैट द लीड इज द एक्सियल ट्रेवल फॉर वन सिंगल कंप्लीट हेलिकल रिवॉल्यूशन अबाउट द पिच डायमीटर ऑफ द गियर। जो पिच डायमीटर रहती है, पिच डायमीटर के अबाउट हेलिकल का जो कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन हो रहा है उसमें कितनी एक्सियल डिस्टेंस ट्रेवल हुई है, एक्चुअली कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की गई है उसके द्वारा, तो उसी को हम क्या कहते हैं, लीड कहते हैं। ठीक है, लीड एंगल इज लार्जर फॉर स्मॉलर गियर डायमीटर, स्मॉल गियर डायमीटर के लिए लीड एंगल ज़्यादा रहता है। तो ये क्या है, जो एडवांसमेंट्स होता है डिस्टेंस में, वो उसको हम क्या कहते हैं, लीड कहते हैं। ऑप्शन नंबर ई। ठीक है फ्रेंड्स, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।